प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के या अपनी कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा ताकि वे यहाँ आकर भारत के विभिन्न राजनीतिक जो दल हैं या समूह हैं उनसे चर्चा कर सकें और वह चर्चा इस बाबत कर सकें कि देश को किस तरह से आज़ादी दी जाएगी और किस तरह से संविधान का निर्माण होगा। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट के 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 24 मार्च 1946 को भारत पहुँचे। इसमें 3 सदस्य जैसा कि मैंने बताया सम्मिलित थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन की बात कल हमने की थी उसके अंतर्गत भी भारत आए थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत आए। इन्होंने जो अपनी मुख्य सिफारिशें थी वो 16 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत की। इन सिफारिशों में जो मुख्य सिफारिशें थी यहाँ आज हम उनकी चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिशन की पहली मुख्य सिफारिश ये थी कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए और यानी फेडरल स्ट्रक्चर हो, और ये संघीय व्यवस्था इस तरह की हो जिसमें प्रांतों को पूरी स्वायत्तता दी जाए, यानी प्रांतों को ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए। संघ के पास केवल विदेश, प्रतिरक्षा, वित्त और संचार का अधिकार हो, यानी केवल ये 4 विषय संघ सरकार को दिए जाएं: विदेश, प्रतिरक्षा, वित्त और संचार। इनके अतिरिक्त जितने भी विषय हैं वो प्रांतों या रियासतों को सौंप दिए जाएं और उनकी सरकार उन शेष विषयों पर कानून बनाने का कार्य करे। ये पहली सिफारिश जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत की गई। दूसरी बात कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशों में जो कही वह ये थी कि प्रांतों को ए, बी और सी, इन 3 समूहों में बांट दिया जाएगा। ग्रुप ए में मद्रास, बम्बई, यूपी, बिहार, मध्य प्रांत व उड़ीसा को रखा गया। मद्रास, बम्बई, यूपी, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा, इन प्रांतों को ग्रुप ए में रखा गया। ग्रुप बी में पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को रखा गया, जबकि ग्रुप सी में असम एवं बंगाल को रखा गया। इस तरह से पूरे भारत के प्रांतों को 3 श्रेणियों में, 3 ग्रुप में बांट दिया गया, ए, बी और सी। इस ग्रुपिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्रुपिंग जो थी जो कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई वह सांप्रदायिक आधार पर की गई। ग्रुप ए में जो प्रांत सम्मिलित थे वह वो प्रांत थे जहाँ पर हिंदू बहुमत था या हिंदू बाहुल्य वाली जनसंख्या रहती थी। मद्रास, बम्बई, यूपी, बिहार, मध्य प्रांत जो मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, ये जो प्रांत थे इनमें हिंदू बाहुल्य जनसंख्या थी। इन प्रांतों को ग्रुप ए में रखा गया, जबकि ग्रुप बी में पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को रखा गया। ये वो क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके भी थे। और ग्रुप सी में असम और बंगाल को सम्मिलित किया गया, जहाँ दोनों ही संप्रदायों के लोग लगभग बराबर सी संख्या में थे। तो इस तरह से ये एक सांप्रदायिक आधार पर ये ग्रुपिंग की गई। तीसरी बात कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में जो की गई वह ये कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्मित होगा, यानी एक संविधान सभा बनाई जाएगी भारत में, और संविधान सभा आज़ाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी और इस संविधान को ब्रिटिश संसद के द्वारा
लागू किया जा सकेगा और प्रत्येक 10 वर्ष में संविधान की पुनर्समीक्षा होगी। ये बात कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में सम्मिलित थी। अगली बात ये कही गई कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कि जब तक भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 14 सदस्यों वाली एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाएगा। यानी जब तक आज़ादी तो दे दी जाएगी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद जब तक नया संविधान नहीं बनता और उस नए संविधान के अनुरूप जब तक नए चुनाव नहीं होते, आम चुनाव नहीं होते, तब तक भारत में शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी और ये अंतरिम सरकार 14 सदस्य ही होगी। इस अंतरिम सरकार में 6 सदस्य कांग्रेस के होंगे, 5 मुस्लिम लीग के होंगे और इसके अलावा सिख, पारसी और एंग्लो इंडियन या एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसका एक एक सदस्य होगा। अगली बात इस कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में की गई कि ब्रिटिश सरकार और जो संविधान सभा है उसके मध्य समझौता होगा और उस समझौते के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार भारत की अंतरिम सरकार को करेगी संविधान सभा के माध्यम से। यानी आप ये समझें कि किस तरीके से आज़ादी दी जाएगी, उसकी रूपरेखा कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित की जा रही है कि पहले तो एक संघीय शासन व्यवस्था स्थापित होगी। संघीय शासन व्यवस्था में संघीय सरकार को 4 सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे, विदेश, प्रतिरक्षा, वित्त और संचार, और उसके अलावा बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो प्रांतीय सरकारों को सौंप दिए जाएंगे। दूसरी बात इसमें यह आई कि प्रांतों को ए, बी और सी 3 समूहों में बांट दिया जाएगा। संविधान सभा बनेगी, वह संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। इस संविधान को ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है लागू किया जाएगा। प्रत्येक 10 वर्ष में संविधान की पुनर्समीक्षा होगी। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत में शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार की स्थापना होगी जो 14 सदस्य होगी, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के और एक सदस्य सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन समूह का, सिख, पारसी और एंग्लो इंडियन समूह का होगा। और आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार और संविधान सभा के मध्य एक समझौता होगा जिसमें ब्रिटिश सरकार सत्ता का हस्तांतरण संविधान सभा के माध्यम से भारतीय सरकार को करेगी। ये बात इस एक्ट कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में की गई। इसके अलावा कैबिनेट मिशन के द्वारा ये सिफारिश की गई कि संविधान जो है वो संविधान सभा में कुल 296 सदस्य होंगे जो ब्रिटिश क्षेत्र से चुने जाएंगे। इन ब्रिटिश क्षेत्र में 2 तरह की चीज़ें थी। एक 292 तो प्रांत थे, 292 प्रांत थे, प्रोविंशियल स्टेट थे, और 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसको आज हम जो है केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उस तरह से 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे से 4 सदस्य चुने जाने थे। 292 जो है प्रांतों से चुने जाने थे। इस तरह से कुल 296 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाने थे। 93 जो मेंबर हैं वो देशी रियासतों से चुने जाने का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। ये 93 जो देशी रियासतों से चुने जाएंगे, ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होगा। ये 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने हैं। इन सदस्यों का जो चुनाव होगा वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी संविधान सभा का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होगा, जिसकी बात कल भी मैंने आपको की थी कि जिसमें तरीका ये रखा गया जैसे आज राज्यसभा के सदस्य हम चुनते हैं, वैसे प्रांतीय जो विधानसभाएं होंगी या प्रांतीय विधानमंडलों का जो निम्न सदन होगा उसके सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। और इसके लिए 10 लाख की जनसंख्या को आधार बनाया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक
निर्वाचन क्षेत्र यानी एक सदस्य चुना जाएगा। हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा के लिए चुना जाना था। जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए ग्रुप ए में दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा व कुर्ग के एक एक सदस्य को सम्मिलित किया गया। इस तरह से दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग का एक एक सदस्य इसमें सम्मिलित हुआ। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का आधार, अब देशी रियासतों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, किस तरह से देशी रियासतों के सदस्य चुने जाएंगे, उसकी क्रियाविधि जो है वो ब्रिटिश प्रांतों से जो 292 सदस्य चुनकर आएंगे संविधान सभा में, और देशी रियासतों की ओर से एक नियुक्त समिति होगी, उनके बीच में उसमें पारस्परिक विचार विमर्श से तय होगा। यानी कैबिनेट मिशन में कहा गया, देखिए इस बात को आप इस तरह से समझें कि संविधान सभा जो बननी थी तो उसमें 3 तरह के सदस्य आते, क्योंकि उस समय जो भारत का स्ट्रक्चर था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, उसमें 3 तरह की यूनिट्स थी हमारे पास। एक थे ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन होते थे, जहाँ प्रांतीय सरकारें होती थी जैसे आज होते हैं। दूसरे थे चीफ कमिश्नर प्रांत, और तीसरी थी देशी रियासतें, जहाँ देशी राजाओं या नवाबों का शासन था। तो कैबिनेट मिशन ने 200 ये कहा कि 292 सदस्य तो चुने जाएंगे ब्रिटिश प्रांतों से, उन प्रांतों की विधानसभाओं से चुना जाएगा जिसका आधार 10 लाख की जनसंख्या रखा गया। 4 सदस्य चुने जाएंगे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। बाकी बची अब देशी रियासतें, चूँकि देशी रियासतों पर राजाओं और नवाबों का अधिकार है, उनका शासन है, इसलिए उनके प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे संविधान सभा के लिए, ये कैसे तय हो। तो उन्होंने कहा कि सब पहले तो हम ब्रिटिश इनके चुनाव कराएंगे संविधान सभा के, ब्रिटिश प्रांत के से जो प्रतिनिधि चुने जाने 292 और चीफ कमिश्नर प्रांतों से जो प्रतिनिधि चुने जाने उनके चुनाव होंगे, यानी 296 सीट के तो चुनाव होंगे। अब ये जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य चुन करके आएंगे, ये जो सदस्य हैं ये और देशी राजा के जो राजा और नवाब हैं, ये आपस में मिलकर एक कमेटी बनाएंगे जो प्रांतीय विधानसभा जो प्रांतीय से जो प्रांत से जो संविधान सभा में सदस्य चुन के आएंगे प्रांतीय विधानसभाओं से, ये जो प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे संविधान सभा के सदस्य होंगे, ये देशी राजाओं या देशी रियासतों के द्वारा जो नियुक्त कमेटी होगी, समिति होगी, उनके सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके ये तय करेंगे कि किस तरह से देशी रियासतों के सदस्यों को चुना जाए। फिर संविधान सभा इस तरह से चुन ली जाएगी, और संविधान सभा चुन लेने के बाद तो 389 मेंबर हो जाएंगे। 296 तो ब्रिटिश क्षेत्र के हो गए, 299 तो ब्रिटिश प्रांत के, 4 चीफ कमिश्नर प्रांत के, 296 और बाकी 93 मेंबर देशी रियासतों से चुने जाएंगे। अब ये संविधान सभा जो है वह संविधान जब पूरा बना लेगी, जब संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद प्रांतों के पास ग्रुप बदलने का विकल्प होगा। इसका मतलब ये है कि कैबिनेट मिशन ने प्रांतों को यह अधिकार दे दिया। इसमें होगा ये कि अगली बात मैं समझा दूँ तो इस बात पे वापस आऊँगा। अगली बात इस कैबिनेट मिशन में कहेगी कि संविधान सभा में सांप्रदायिक प्रश्नों पर निर्णय के लिए दोनों प्रमुख संप्रदायों का अलग अलग बहुमत होना आवश्यक है। इस बात पे भी मैं बाद में आता हूँ। इससे पहले इस बात को समझें कि पहले प्रांत ग्रुप के अनुसार संविधान बनाएंगे, फिर संघ का संविधान बनेगा, ये आप समझें। यानी ये जो 3 ग्रुप बनाए गए ए बी सी, ये कहा गया कि हर ग्रुप पहले अपना अपना संविधान बनाएगा, ठीक, फिर संघ का संविधान बनेगा, फिर सेंट्रल पूरे भारत का संविधान बनेगा। अब जब प्रांतों के संविधान बन जाएंगे, ये ग्रुप बन जाएंगे, उसके बाद प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वह किस के संविधान को स्वीकार
करें, किस ग्रुप में जाएं, उनको ये अधिकार होगा कि संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वह अपना ग्रुप बदल ले। देखिए, ये एक तरीके की तैयारी थी देश का विभाजन करने की, कि जो प्रांत अपने ग्रुप के संविधान को नहीं मानेंगे वे दूसरे ग्रुप में चल जाएंगे और इन ग्रुप के अनुसार हम आसानी से देश का विभाजन कर देंगे। अगर देश के विभाजन की आवश्यकता हुई तो ग्रुप ए को तो हम भारत में रख देंगे जो हिंदू बाहुल्य इलाका है, जो ग्रुप बी है जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है उसको हम पाकिस्तान बना देंगे, और जो ग्रुप सी में जो प्रांत है असम और बंगाल उनका विभाजन कर देंगे। उसमें से जो पाकिस्तान जाना चाहेगी जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या, वो पाकिस्तान चल जाएगी, जो हिंदुस्तान में रहने जाएगी हिंदुस्तान में रह जाएगी। इस तरीके से ग्रुप, इसलिए वो ग्रुपिंग, अनिवार्य ग्रुपिंग की गई और हर ग्रुप को अपना अपना संविधान बनाने के लिए कहा गया, ताकि बाद में विभाजन अगर करना हो तो आसानी रहे। संविधान सभा में जब सांप्रदायिक प्रश्नों पर विचार विमर्श होगा तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि इसके लिए दोनों जो समूह होंगे, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई, जो खासकर जो हिंदू और मुस्लिम समूह हैं, उनका अलग अलग बहुमत आवश्यक होगा सांप्रदायिक प्रश्नों पर। ये प्रोविज़न इसलिए डाला गया ताकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा सके। इस प्रकार ये कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव थे जिनके आधार पर आगे चलकर भारत में अंतरिम सरकार बनी और संविधान सभा का निर्माण हुआ, और उस संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया और आगे चलकर भारत को आज़ादी मिली। उसकी एक रूपरेखा कैबिनेट मिशन के द्वारा खींची गई। अब जब ये कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना रखी तो इसमें अंतरिम सरकार बनाई जानी थी। पहले बात तो कैबिनेट मिशन की कई योजनाओं पर भी विवाद हुआ, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये कहा गया था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कि जब तक देश अपना संविधान नहीं बना लेता, भारत अपना संविधान नहीं बना लेता और संविधान बनकर के आम चुनाव होकर के नई सरकार नहीं बन जाती, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार संविधान के अनुरूप नहीं बन जाती, तब तक देश में अंतरिम सरकार का शासन रहेगा और वह अंतरिम सरकार 14 सदस्य होगी। तो कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत इस अंतरिम सरकार का निर्माण करना आवश्यक था। इसके लिए 5 से 12 मई 1946 को शिमला में बैठक हुई। अब इस पे डिबेट हुआ। शिमला में जो बैठक हुई उसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य, तीनों सदस्य मौजूद थे और भारतीय नेता थे, उनके बीच में बातचीत हुई। अब डिबेट किस चीज़ पे हुई? डिबेट हुई कि जो मुस्लिम सदस्य रखे जाने थे, मुस्लिम सदस्य को सम्मिलित किया जाना था, तो कांग्रेस ये चाहती थी कि वह जो खुद का कोटा है 6 सदस्य जो होने थे उनमें से 2 मुस्लिम सदस्य वह अपने रखना चाहती थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। मुस्लिम लीग ने ये कहा कि जो मुस्लिम सदस्य हैं, आधे जो सदस्य मुस्लिम होने हैं, उन मुस्लिम सदस्यों का चुनाव या वह मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही होंगे, वह कांग्रेस से नहीं होंगे। जबकि कांग्रेस के नेताओं का तर्क यह था कि केवल मुस्लिम लीग ही भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, कांग्रेस भी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए कांग्रेस को ये पूरा अधिकार है कि वह मुस्लिम प्रतिनिधियों का चयन करे। लेकिन मुस्लिम लीग इसके लिए तैयार नहीं हुई। विवाद बढ़ा और विवाद के चलते यह बातचीत अनिर्णित हो गई। खैर, इसके बीच में हम सब जानते हैं कि सीधी कार्रवाई दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने और बहुत सारी घटनाक्रम घटे जिसमें कांग्रेस झुकने के लिए तैयार नहीं थी और मुस्लिम लीग अगर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है तो अलग
से देश बनाने के लिए, देश का विभाजन करने की मांग कर रही थी। खैर, कैबिनेट मिशन ने 16 जून 1946 को अपनी मूल जो योजना थी उसके अनुरूप अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव आमंत्रित कर दिया कि हम अपनी मूल योजना के अनुरूप अंतरिम सरकार बनाने जा रहे हैं। 25 जून को कांग्रेस की बैठक हुई, 25 जून 1946 को। उसमें कांग्रेस ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। 29 लेकिन उनके अस्वीकार करने के बावजूद भी 29 जून 1946 को लॉर्ड वेवेल ने काम चलाऊ सरकार की घोषणा कर दी और जुलाई 1946 में चुनाव करवाए गए। इन चुनावों के अनुरूप बाद में अंतरिम सरकार जो है वो बनी। 10 जुलाई 1946 को कांग्रेस ने जो अनिवार्य ग्रुपिंग है उसका विरोध किया कि वह इस ग्रुपिंग को और ग्रुप के अलग अलग संविधान बनाने की बात को स्वीकार नहीं करेगी। 27 से 30 जुलाई 1946 को बम्बई में मुस्लिम लीग की बैठक हुई। उसने भी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया और सीधी कार्रवाई का आह्वान किया, जिससे सांप्रदायिक दंगे फैले। अंततः 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनी। विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स थे, ब्रिटिश सरकार के सदस्यों के बीच में, कैबिनेट मिशन के सदस्यों के साथ में कांग्रेस के सदस्यों की बैठक हुई, मुस्लिम लीग के सदस्यों की बैठक हुई और इस तरीके से अंतरिम सरकार बनी। इस अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को कार्यग्रहण किया। इसमें अधिकांश सदस्य कांग्रेस के थे, 3 इसमें मुस्लिम थे। अक्टूबर के अंदर मुस्लिम लीग के भी सदस्य इसमें सम्मिलित हुए, 5 सदस्य इसमें सम्मिलित हुए। जब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें सम्मिलित हुए तब कांग्रेस के 3 मुस्लिम सदस्यों ने अंततः त्यागपत्र दे दिया और इसमें जिन कांग्रेस के 3 सदस्यों ने जो त्यागपत्र दिया उसमें शरद चंद्र बोस, सफ़ात अहमद खान और सैयद अली जौहर थे और इनकी जगह मुस्लिम लीग के 3 सदस्य रखे गए। वो थे लियाकत अली खां चुंद्रीगर, अब्दुल गफ्फार निस्तार और गजनफर अली खां व जोगेंद्र नाथ मंडल। कांग्रेस ने असफ अली को मुस्लिम सदस्य के रूप में रखा, यानी एक सदस्य मुस्लिम के रूप में कांग्रेस का बना रहा। जो अंतरिम सरकार बनी उसमें जो मुख्य पद थे उसमें लॉर्ड वेवल जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय, वो उसके अध्यक्ष रहे। उपाध्यक्ष जिसको प्रधानमंत्री कहा दिया जाता है, हालांकि वो प्रधानमंत्री का पद नहीं था, उपाध्यक्ष का पद था, वो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। वित्त मंत्री लियाकत अली जो मुस्लिम लीग के थे उनको बनाया गया। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया। कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। उसके बाद जब देश का विभाजन हो गया तब लियाकत अली जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो उधर चले गए, पाकिस्तान में चले गए और तब वित्त मंत्री का पद स्वतंत्र भारत में आर षणमुखम शेट्टी को मिला। और चूँकि बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का बाद में अध्यक्ष बना दिया गया, इसलिए उससे संविधान सभा के अध्यक्ष थे पहले, उनको कानून मंत्री बनाया गया स्वतंत्र भारत में बी आर अम्बेडकर को। और सी राजगोपालाचारी जो बाद में प्रथम वायसराय, जिनको वायसराय बनाया गया बाद में, तो उनकी जगह शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद को बनाया गया। ये अंतरिम सरकार थी। जो चुनाव हुए जुलाई 1946 में 296 सीट्स के लिए ब्रिटिश प्रांत की 292 और 4 कैबिनेट चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए, उनका परिणाम ये रहा कि उसमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे चुने गए और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के चुने गए। इसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट एससी, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, सिख और कम्युनिस्ट, ये एक एक सदस्य चुने गए और 8 सदस्य जो है वह निर्दलीय चुने गए। इस प्रकार 296 सदस्यों का चुनाव हुआ।
तो ये थी कैबिनेट मिशन योजना। इसके अगले वीडियो में हम स्वतंत्र भारत अधिनियम की बात करेंगे। थैंक यू। मैं पयोज जोशी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।